नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेवाना अग्निकांड में दोषी इंजीनियरों पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस ने 6 इंजीनियर्स को नोटिस देकर तलब किया है, तो पुलिस ने दोबारा इंजीनियर्स को जारी किया नोटिस। 3 दिन में उपस्थित न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्राधिकरण ने 6 इंजीनियर्स को निलंबित किया था। पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए दिया था नोटिस, तो नोटिस देने के बाद किसी ने नहीं दर्ज कराया बयान, जिसके बाद अब एक बार फिर से नोटिस जारी हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। तो लेवाना अग्निकांड, जिसकी तस्वीर बेहद भयावह, किस तरह से लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ और उसके बाद तमाम लापरवाहियां सामने आई। तो इस जांच में तमाम दोषी निकले। तो लेवाना अग्निकांड में दोषी जो इंजीनियर्स पर, उन पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 6 इंजीनियर्स को नोटिस देकर तलब किया है। तो पुलिस ने दोबारा इंजीनियर्स को जारी किया है नोटिस। देखिए, बयान दर्ज करवाना था, लेकिन पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद भी किसी ने भी बयान दर्ज नहीं किया था। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, लेवाना अग्निकांड को लेकर एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है उन इंजीनियर्स पर जो इसमें दोषी थे। और देखिए, पहली बार जब नोटिस दिया गया तो बयान दर्ज करने जो इंजीनियर्स थे वो नहीं पहुंचे। अब दोबारा नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल, लेवाना अग्निकांड को लेकर के सरकार, शासन, मुख्यमंत्री खुद काफी सख्त हैं। जिस तरह से लेवाना कांड हुआ था उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। निश्चित तौर पर उसके बाद उसमें जांच का दौर शुरू होता है। जो मालिकान होते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है, जेल भेजे जाते हैं और अब तक जमानत नहीं होती। निश्चित तौर पर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल हो रहा था कि आखिर मालिक तो दोषी थे ही, लेकिन इसके अलावा जो एलडीए के अधिकारी थे वो दोषी क्यों नहीं थे। सरकार में ये सवाल पूछा था कि आखिर, शासन ने भी, कि आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर क्योंकि जो लेवाना होटल था कहीं ना कहीं जो बन के तैयार हुआ था, जो बाद में अग्निकांड होने के बाद अवैध घोषित किया गया था, वो जो इंजीनियर्स थे, एलडीए के अधिकारी थे, उनकी मिलीभगत से बन के तैयार हुआ था। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई का दौर शुरू होता है और 6 इंजीनियर्स को इसमें दोषी माना जाता है। निश्चित तौर पर उसको दोषी मानने के बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, जिसमें 304 है, 308 है, 420 से तमाम जो मुकदमे थे, धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। निश्चित तौर पर उसके बाद उनको 6 इंजीनियरों को नोटिस दिया गया था कि वो आकर के अपना बयान दर्ज कराए, लेकिन 6 में से एक भी इंजीनियर अपना बयान दर्ज कराने के नहीं पहुंचा। जिसके बाद जो पुलिस है उसने एक बार फिर नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर जो है बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। और ऐसे में अगर बयान दर्ज नहीं कराते इंजीनियर आकर के, तो निश्चित तौर पर इन पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। साथ ही साथ पुलिस ने जो एलडीवीसी है उनको भी पत्र लिखकर कहा है कि इंजीनियर को निर्देश दें कि वो आकर के अपना बयान दर्ज कराएं। निश्चित तौर पर क्योंकि लेवाना कांड इतना बड़ा भयावह कांड था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और अभी तक अगर सही से देखें तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मालिक जो थे उनको जेल भेजा गया, इसके अलावा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि दोषी अगर मालिक थे, उससे ज्यादा दोषी इंजीनियर और एलडीए विभाग था। कहीं ना कहीं पैसों की, नोटों के पीछे एलडीए विभाग के अधिकारी कर्मचारी चुप हो जाते हैं और इस तरह के अवैध निर्माण हो जाते हैं लखनऊ के अंदर। राजधानी है लखनऊ पूरे प्रदेश में, जब यहाँ की इतनी स्थिति खस्ता हालत होगी तो सोचिए। अभी आप देख लीजिए याजदान बिल्डर्स का जो चल रहा है, उसमें देखिए किस तरीके से एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, फ्लैट बिक गए। अब जब लोग रहने को आ रहे हैं तो उसका ध्वस्तीकरण हो रहा। निश्चित तौर पर इसी तरीके से एलडीए विभाग कर रहा है और इसमें एक अधिकारी नहीं, नीचे सुपरवाइजर से लेकर के एलडीए वीसी तक इसमें जो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सबको उनका मेहनवारी जाता है कहीं ना कहीं, जिसके चलते सभी चुप रहते हैं। जब कोई शिकायत होती है तो पहले 2 बार में उस पर संज्ञान भी नहीं लिया था। जब शिकायत शासन या सरकार तक पहुंचती है उसके बाद एलडीए विभाग वो हरकत में आता है। सबसे बेहतर एक काम करता है कि समय पर में जो अवैध निर्माण होते हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी करता रहता है और ये नोटिस सिर्फ कागजों पर रहती है। अगर उनसे पूछताछ होती है तो कहा जाता है कि हमने नोटिस दिया था, इसका जवाब नहीं मिला। अब समझिए कितनी आसानी से खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए अगर मुख्यमंत्री को चाहिए कि इन तमाम जो एलडीए के अधिकारी, इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, क्योंकि जो इंजीनियर जिसकी तनख्वाह 50, 60, 70 हजार रुपए है, वो करोड़ों रुपए का मालिक है। कैसे बन गया करोड़ों रुपए का मालिक, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बाबू है एलडीए विभाग के, उनके 4-4, 5-5 मकान लखनऊ के अंदर हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? तो
ऐसे में इनकी जांच होनी चाहिए संपत्तियों की, चाहे एलडीवीसी हो, उस दौरान कितनी संपत्ति अर्जित की या फिर तमाम अन्य अधिकारी हो, सबकी जांच अगर ढंग से हो जाए निश्चित तौर पर सारा पर्दाफाश हो जाएगा। जी बिल्कुल अश्विनी, इसके साथ ही साथ देखिए लगातार 3 दिनों का वक्त दिया गया है, पुलिस की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि 3 दिनों के भीतर आपको बयान दर्ज करवाना है। उसके आगे की कार्रवाई क्या कुछ अश्विनी रहने वाली है? अगर इंजीनियर्स पहुंचते हैं, बयान दर्ज करवाते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? बिल्कुल मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में इंजीनियर्स जब अपना बयान दर्ज कराएंगे तो ये बयान जो होंगे कोर्ट के सामने पेश किया जाएंगे। निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक खाना पूर्ति हम कहेंगे हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आईएलडी के अधिकारी इस पूरे मामले में दोषी हैं, तो सही कहीं ना कहीं इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे तौर पर 302 का मुकदमा इन पर दर्ज होना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया था, चारबाग में भी इसी तरीके का होटल कांड हुआ, अग्निकांड हुआ था, उसमें भी 7-8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ जांच कागजों पर हुई, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कहीं ना कहीं एलडीए के अधिकारियों के हौसले अफजाई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जनता भी सवाल पूछती है कि आखिर जब बिल्डिंगें बनती हैं, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, मालिक पर कार्रवाई होती है, तो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया था? अगर यही कार्रवाई शुरू हो जाए, बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर एलडीए विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कागजों पर बेहतर सब दिखाते हैं, और जितना भ्रष्टाचार शायद एलडीए विभाग लखनऊ में है, इतना भ्रष्टाचार लखनऊ का किसी विभाग में नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर निर्देश होता है एलडीए विभाग की ओर से, अगर बिल्डिंग बनाना है तो उनका महीनवारी उनका समय पर पहुंचता रहे, अगर नहीं पहुंचेगा तब आपकी कार्रवाई होगी। लखनऊ की अगर बात करें तो 20 से 30% इस समय जो बिल्डिंगें बन रही वो लगभग अवैध बन रही हैं और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो कार्रवाई की जद में वही बिल्डिंगें आती है जहां से उनका महीनवारा या हफ्ता नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर जो अब नोटिस भेजा गया, नोटिस के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के समक्ष इन इंजीनियर को पेश होना होगा, क्योंकि अगर नहीं पेश होते तो इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आज आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी में कई कार्यक्रम रहने वाला है। गोरक्षपीठ में सुबह गौ सेवा और जनता दर्शन का कार्यक्रम है उनका। इसके साथ ही गोरखपुर जटाशंकर गुरुद्वारा में शहीदी पर्व का कार्यक्रम है, तो सुबह 10:45 से लेकर 11:45 तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें चंपा देवी पार्क में 1000 जोड़ों का होगा ये सामूहिक विवाह। तो करीब 1:40 से लेकर 2:30 बजे तक मैनपुरी में चुनावी रैली रहेगी, जहां पर नरसिंह यादव इंटर कॉलेज करहल में ये जनसभा रहने वाली है। तो 3:15 पर आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो ये तमाम कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। तो अभी चूंकि गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कल गोरखपुर पहुंचे थे देर शाम और कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था, और इस दौरान आज भी गोरखपुर में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सबसे पहले जनता दर्शन का कार्यक्रम उनका रहने वाला है, और लगातार जब भी गोरखपुर में मौजूद होते जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है, और तमाम प्रदेश से अलग अलग कोनों से जनता वहां पहुंचती है अपनी समस्याओं को लेकर, जिसका निस्तारण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर आते हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि मैनपुरी का उनका दौरा रहने वाला है। तो तमाम कार्यक्रमों में गोरखपुर में हिस्सा लेने के बाद सीधे मैनपुरी जाएंगे, जहां पर मैनपुरी उपचुनाव है, और उपचुनाव को देखते हुए ये पूरा जनसभा आयोजित किया जा रहा है, जहां पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, और उसके बाद आगरा के लिए रवाना होंगे सीएम, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आगरा दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा रहेगा, और कब सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे, मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा में आगमन होगा। करीब 12:30 पर मैनपुरी के लिए आगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 12:10 पर मैनपुरी में संबोधन करेंगे। इसके बाद करीब 2:30 बजे एयरपोर्ट पर वापस होंगे। करीब 2:45 पर कारगिल मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे, और इसके बाद करीब 2 घंटे यहाँ पर आगरा में रहेंगे, और करीब 17 परियोजना का लोकार्पण होगा। 71 परियोजना ऐसी होंगी जिसमें शिलान्यास होगा। तो करीब 487 करोड़ 67 लाख रुपए की टोटल योजना जो आज बताई जा रही है, जिसमें
आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा धोखा देने जा रहे हैं। इसमें कई यहाँ पर जैसे 2 दिन पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर ली है, सफाई के भी पूरे इंतजाम किए गए। तो निश्चित तौर से सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। तो कह सकते हैं कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा में दौरा होगा। करीब 2:45 पर तारगढ़ मैदान में जो प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों के संबंध, जैसे दूरा विभाग है, दूरा विभाग के कई करीबन 14 लोग ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें सम्मानित करेंगे। तो तमाम इस प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो दौरा है, आज लोकार्पण और शिलान्यास जो रहेगा और कई ऐसी संबंधित चीजें रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय पर निकाय चुनाव भी आने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर भी पूरी कवायद जारी है, क्योंकि नए तरीके से उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ देर बात करेंगे। तो निश्चित तौर से आज कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है कृष्णा, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है, चूंकि देखिए आगे माने चुनाव को लेकर भी ये दौरा कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरह से तमाम योजनाएं परियोजनाओं की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं और प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान सीधा संवाद जनता से करेंगे। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एक के बाद एक लगातार ये दौरे हो रहे हैं और हम लगातार यही जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से आगामी चुनाव है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये दौरे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी और आगरा का दौरा है। मैनपुरी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। एक ओर समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाह रही है, तो दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी है कुछ नया करना चाह रही है। क्योंकि बात करें 1995 से अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा सीट पर रहा है और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा मौका है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपना चुनाव लड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव थे, भारतीय जनता पार्टी को भी पता था बखूबी कि वहां पर चुनाव जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा मौका मिला है और कहीं ना कहीं उसके जो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि हाल ही में रामपुर आजमगढ़ का चुनाव हुआ था। ये दोनों भी समाजवादी पार्टी गढ़ थे और भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में इनको ध्वस्त किया था। इसके बाद अब पहली बार मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो पूरी ताकत झोंक रही है। अब देखा जा रहा है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रियों की फौज हो या फिर खुद मुख्यमंत्री आज पहुंचकर आज चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का है 3 सीटों पर, जो विधानसभा सीटें इस लोकसभा में आती हैं, भोगांव, मैनपुरी और करहल पर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है इन सीटों को, इन पर ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर जीत होगी। क्योंकि जसवंत नगर सीट को लेकर के कहीं ना कहीं जसवंत नगर जो विधानसभा सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है और शिवपाल का जो अखिलेश के साथ आना कहीं ना कहीं और सपा को मजबूत करता है इस सीट पर। तो ऐसे में 3 सीटों को लेकर के सबसे ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है और आज करहल जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाला समय होगा वो बताएगा कि आखिर ये रैली कितनी कारगर साबित हुई। हालांकि अगर मुख्यमंत्री का इससे पहले का इतिहास देखें तो जिन सीटों पर चुनावी प्रचार करते हैं वो 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं। लेकिन मैनपुरी की स्थिति कुछ दूसरी है और इसके परिणाम क्या होंगे या तो 8 तारीख पता चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो आगरा का दौरा है, आगरा पहुंचेंगे। आगरा नगर निगम है और अगले कुछ दिनों में कभी भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री लगभग सभी जो नगर निगम है उन जिलों के दौरे कर रहे हैं। आज ये 8वां जिला होगा जो नगर निगम जहां पर है। इससे पहले देखा गया गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं, गोरखपुर, अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, साथ ही फिरोजाबाद, अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं और आज आगरा पहुंचेंगे। आगरा पहुंचकर करोड़ों रुपए की सौगात जो है आज आगरा वासियों को मिलने वाली है। साथ ही साथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि आगरा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो रहा है, तो ऐसे में उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ले सकते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा दोनों जिलों का बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जगह उपचुनाव होना है और एक जगह आने वाले समय की तैयारी करना है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि निकाय चुनाव जो होना है उनमें जो 17 नगर निगम है
अगर पर यहाँ इन पर जीत हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन सत्रों जो लोकसभा में उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। इसको लेकर के अभी से एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है शायद उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। जहां एक और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा अभी समाजवादी पार्टी उपचुनाव लगी हुई है तो कांग्रेस और बसपा अभी अपने दफ्तरों घरों में बैठी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार कर रही और शायद कोई समझ भी नहीं पा रहा तब तक चुनाव प्रचार खत्म भी हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अघोषित रूप से नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। इसके पहले भी देखा गया मुख्यमंत्री तमाम जिलों के दौरे कर चुके हैं, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी हैं वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम उनको भी जिम्मेदारी दी गई है घोषित रूप से, वो भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसी का फायदा जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और कहीं ना कहीं उसी के बाद आरोप लगना शुरू होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारी सिस्टम है उसका उपयोग किया। जी अश्विनी, ठीक है अश्विनी, हमारे साथ लगातार हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, बहुत सारे कार्यक्रम आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे, पूरा दिन उनका क्या कुछ रहेगा, इसके साथ ही साथ देखिए जनता दर्शन का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अपडेट अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरे का दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन वो मंदिर भ्रमण पर निकले हुए हैं। खास तौर से मंदिर भ्रमण के बाद जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा हुआ है, वहां पहुंचेंगे और पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। यही नहीं, इस समय हम जिस जगह पर मौजूद हैं हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर 1,000 नौ दंपति का शादी समारोह सामूहिक रखा गया है, जो हमारे दर्शक देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और खास तौर से यहाँ पर जिस तरह से लोगों को बैठने के लिए और जिन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है शादी समारोह में शिरकत करने के लिए, खास तौर से आज बड़े शौक का इन लोगों का दिन है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बीच में इन लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेंगे इस समारोह में शिरकत करने के बाद। और साथ ही साथ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी कर रखा ताकि कहीं से कोई चूक न हो। चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं कार्यक्रम में तो मुख्यमंत्री को लेकर के चौकन्ना पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ नजर आ रहा है। और कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जिस तरह से आपने कहा कि आज मुख्यमंत्री का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, तो व्यस्ततम कार्यक्रम के साथ साथ वह गुरुद्वारे भी जाएंगे और शहीदी पर्व पर वहां पर लोगों के बीच में भी रहने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात दे करके जाते हैं। और इस बार भी जैसे कल उनका आगमन हुआ, आगमन होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे जाम की समस्या हो या फिर जल जमाव की समस्या हो, सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए जिस तरह से योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके गोरखपुर की जनता को एक सौगात दिया है, तो काफी ये गोरखपुर की जनता के लिए बड़ी बात है। और जब जब आते हैं तो करोड़ों की सौगात गोरखपुर की जनता को देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ से कार्यक्रम संपन्न करने के बाद उपचुनाव में मैनपुरी और आगरा पहुंचेंगे खासतौर से, और वहां पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करने का काम करेंगे। ठीक है हरेंद्र, अश्विनी और कृष्णा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आज ज्ञानव्यापी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है। एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस प्रकाश पारिया की एकल पीठ में ये सुनवाई होनी है। तो आज ज्ञानव्यापी मामले को लेकर हाई कोर्ट में ये सुनवाई मानी जा रही है। तो एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी थी और इसी चुनौती को लेकर जस्टिस प्रकाश पाटिया की एकल पीठ में ये सुनवाई होगी। तो 2 बजे के करीब ये सुनवाई मानी जा रही है जब शुरू होगी। तो एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दायर की थी, जहां एएसआई सर्वेक्षण को लेकर, उसके आदेश को लेकर चुनौती देने वाली ये याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका को लेकर आज ये पूरी सुनवाई रहने वाली है। तो करीब 2 बजे ये सुनवाई होगी।
तो दोनों पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अब खबर हरदोई से, जहां चाचा भतीजे के बीच जमीन विवाद में बहा खून। विवाद बढ़ने पर चाचा ने 3 भतीजों को गोली मारी है। गोली लगने से एक भतीजे की मौत हो गई है तो 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। नाराज लोगों ने आरोपी ऑफिस पर की तोड़फोड़ और अगजनी, तो देर रात तक पुलिस के सामने चलता रहा हंगामा। आसपास के थानों की फोर्स पहुंची तो स्थिति हुई कंट्रोल। तो हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के भरावर चौराहे का ये पूरा मामला है। तो एक की मौत हुई है तो 2 घायल हो गए हैं। तो चाचा भतीजे के बीच ये पूरा मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तो जमीन विवाद में चाचा ने अपने ही 3 भतीजों पर गोली चला दी, जिसमें से एक भतीजे की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर स्थिति में ट्रॉमा सेंटर उन्हें रेफर किया गया। पंप सेट से पानी लगाने के विवाद को लेकर के एक मंगलाचरण पांडे नाम के व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें उसका एक परिवार का भतीजा, उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य भतीजा और एक अन्य युवक वो घायल हो गए छर्रे लगने से। जो घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफ़र किया गया है। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उस बंदूक भी बरामद कर ली गई है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंप सेट से पानी लगाने और ज्यादा जानकारी के साथ हरदोई से संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला बीती रात का है, जहां पर एक जो चाचा है मंगला पांडे नाम का जो युवक है, वो शराब के नशे में था। बीती रात उसने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग जो है एक भतीजे को लगी। रजत पांडे जो भतीजा, उसकी मौके पर मौत हुई थी। 2 लोग फायरिंग से घायल हुए तो जिसको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया था। हालांकि जो मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई थी और जिले के एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर जो गुस्साए लोग थे, उन्होंने जो आरोपी है मंगला पांडे, उसके घर में जो बाइक खड़ी थी उसको आग के हवाले कर दिया और जो गाड़ी थी उसमें भी तोड़फोड़ की। हालांकि एसपी हरदोई ने मौके पर पहुंचकर जो मंगला पांडे युवक है जिसने फायरिंग की थी, क्योंकि जो भरावन चौराहे पर उसका ऑफिस है, वहां से फायरिंग लगातार कर रहा था। 2-3 घंटे लगातार फायरिंग उसने जारी रखी, रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद वहां की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद में जो पब्लिक है उसको समझाया बुझाया, उसको शांत कराया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर हरदोई ले आई थी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर आगरा से, जमीन बंटवारे को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई है। मारपीट के बाद दूसरे पक्ष की झोपड़ी में आग लगा दी गई। मारपीट में घायल 3 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना निबोहरा क्षेत्र के पूरा मोहरदिल का ये पूरा मामला है। तो मारपीट के बाद झोपड़ी में आग लगा दी। तो मारपीट में घायल 3 लोगों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो थाना निबोहरा क्षेत्र के पूरा मोहरदिल का ये मामला आप खुद बता रहे हैं। जमीन बंटवारे को लेकर ये 2 गुटों में मारपीट देखने को मिली है। वहीं मुजफ्फरनगर में एक मृत बेजुबान पर अत्याचार का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कार के पीछे कुत्ते को बांधकर घसीटा जा रहा है। मामला नगर कोतवाली इलाके के शहाबुद्दीनपुर का है, जहां 25 नवंबर को हामिद नाम के एक व्यक्ति ने मृत कुत्ते को अपनी कार के पीछे बांधकर घसीटा। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद हामिद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।